साल 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी एम्बेसी पर अलकायदा ने हमला किया। इसके बाद 9/11 हुआ। तब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पर 196 करोड़ रुपए का इनाम अनाउंस किया था। सरकार थी बिल क्लिंटन की। एक आतंकवादी के लिए उस समय अमेरिका ने इतना बड़ा इनाम रखा था, पर किसने सोचा था कि 27 साल बाद यानी कि 2025 में वही अमेरिका एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए लादेन से भी दोगुना इनाम घोषित करेगा। 8 अगस्त 2025 को अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी एक वीडियो संदेश जारी करती हैं। वीडियो में बॉन्डी ने कहा, ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम को दोगुना करके 5 करोड़ डॉलर, भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 435 करोड़ रुपए के लगभग कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मादुरो को उनके अपराधों के लिए सजा जरूर मिलेगी और वो न्याय से बच नहीं पाएंगे। अमेरिका का कहना यह है कि मादुरो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक हैं। वो ड्रग माफिया के साथ मिलकर अमेरिका में कोकेन की तस्करी कर रहे हैं। इनाम दोगुना करने के बाद अब ट्रंप वेनेजुएला के पास अपनी नौसेना भेज रहे हैं। इस दस्ते में 3 शिप्स शामिल हैं, यूएसएस सैन एंटोनियो, यूएसएस इवो जीमा, यूएसएस फोर्ट लॉडरडेल। इन जहाजों में 4500 सैनिक हैं, जिनमें 2200 मरीन सैनिक हैं। मरीन यानी नेवी के वो सैनिक जो समुद्र और तट पर युद्ध या किसी भी खास मिशन के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे कि भारत में मार्कोस है जो नौसेना के कमांडो हैं, वो मरीन सैनिकों का ही उदाहरण है। वॉरशिप्स का ये दस्ता इवो जीमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप है, जो सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर, हथियार भी अपने साथ ले जाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका ने यहाँ वॉरशिप्स तैनात किए। वहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने इन वॉरशिप्स के खिलाफ 45 लाख मिलिशिया सैनिकों की तैनाती का भी ऐलान कर डाला। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कह रहे हैं, अमेरिका पगला गया है, वो हमारे अमन चैन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए हमें लगातार वो धमकियां देता आ रहा है, लेकिन हम अपने हितों की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। ट्रंप की सरकार लगातार वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति मादुरो के साथ तनाव को तेजी से बढ़ा रही है। ट्रंप ने मादुरो को आतंकवादी और ड्रग माफिया भी कहा है। अब सवाल यह है कि ट्रंप का असली मकसद क्या है? क्या ट्रंप सिर्फ ड्रग तस्करी करने वाली नावों को रोकना चाहते हैं या फिर वेनेजुएला में मादुरो की सरकार को ही हटाना चाहते हैं? क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से मादुरो को डर नहीं लगता या फिर वो डरते नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सीरिया में असद, इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया के कर्नल गद्दाफी, ये उन कुछ लीडर्स के नाम है जिनका शासन अमेरिका के कारण खत्म हुआ। अमेरिका हमेशा से ही हर देश की पॉलिटिक्स में दखल देने की कोशिश करता आया है, लेकिन एक देश ऐसा है जिसका राष्ट्रपति अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी सत्ता पे काबिज है। अमेरिका और वेस्टर्न देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। कई देशों ने वेनेजुएला में 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनावों को स्कैम तक कह दिया, लेकिन तब भी निकोलस मादुरो आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हुए हैं। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने धोखे से चुनाव जीता और ये देशों में ड्रग्स की तस्करी करते हैं, जिस पर अमेरिका अब लगाम लगाना चाहता है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसे ड्रग्स का गढ़ माना जाता है और पिछले कई सालों से इसी देश से पूरे यूरोप को ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ वेनेजुएला की लोकेशन की वजह से। अब वेनेजुएला का पड़ोसी देश है कोलंबिया, जो पूरी दुनिया में कोकेन का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोलंबिया में बनी कोकेन को वेनेजुएला के रास्ते से ही समुद्र या हवाई रास्ते से अमेरिका, कैरेबियन देशों और यूरोप भेजा जाता है। इसके साथ साथ वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच एक कमजोर सीमा है, जहां जंगल ही जंगल है, जिसके कारण तस्करों के लिए ड्रग्स लाने ले जाने को एक आसान सा रास्ता बन गया है। अमेरिका के मुताबिक इन तस्करों का साथ वेनेजुएला की ही सरकार कई सालों से देती आई है। दावा यह है कि वेनेजुएला की सेना और सरकार के कुछ लोग कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का एक संगठन चलाते हैं, जो ड्रग तस्करी में शामिल हुआ बैठा है। 2017 में तारेक अल एसामी वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति थे। उन पर 1000 किलो से ज्यादा कोकेन की तस्करी का आरोप था। अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके सहयोगियों पर भी ड्रग तस्करी को बढ़ावा देने का इल्जाम कई बार लगा दिया है। 2020 में अमेरिका के मैनहट्टन कोर्ट में मादुरो पर नार्को टेररिज्म और कोकेन तस्करी के केस तक दर्ज किए गए हैं, लेकिन मादुरो ने इन केसेस को अमेरिकी साजिश कहकर सिरे से खारिज कर दिया है। ये बात भी सच है कि वेनेजुएला में ड्रग्स की तस्करी अलग ही लेवल पर चल रही है। कारण वेनेजुएला में है पैसों की किल्लत। 2014 से ही वेनेजुएला में आर्थिक संकट के कारण कई लोग गरीबी में है।
कई लोग ड्रग तस्करी में शामिल हो गए क्योंकि ये आसानी से और जल्दी से पैसा देता है। वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर की वैल्यू एकदम गिर चुकी है, जिससे लोगों को ड्रग तस्करी जैसा धंधा अच्छा लगने लगा है। इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, हाइपर इन्फ्लेशन है और खुद मादुरो सरकार के बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। इस वजह से ड्रग तस्करी बढ़ रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया के अधिकारी बताते हैं कि मादुरो की सेना अब कोलंबिया के बागी समूह ELN के साथ मिलकर ड्रग तस्करी कर रही है। ELN की फुल फॉर्म है नेशनल लिबरेशन आर्मी, इंग्लिश के अकॉर्डिंग, स्पेनिश के अकॉर्डिंग इसकी कुछ और फुल फॉर्म है। ये कोलंबिया का एक बागी समूह है जो मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करता है और ये ग्रुप वेनेजुएला में ड्रग तस्करी में शामिल है, खासकर कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा पर। इसके भी कई कारण हैं। ELN ने वेनेजुएला के कई बॉर्डर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला की सरकार और सेना ELN को ड्रग तस्करी के लिए प्रोटेक्शन तक देती है। मादुरो सरकार ELN को अपने प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करती है ताकि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर कंट्रोल बनाए रखा जा सके और अवैध कमाई से उन्हें पैसा जो है वो मिलता रहे। ELN और वेनेजुएला की सेना ने मिलकर भी कई ऑपरेशन चलाए हैं और ये आरोप लगातार अमेरिका की ओर से वेनेजुएला की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक आरोप ऐसा है जो मादुरो ने भी अमेरिकी सरकार पर लगाया है। साल 2020 में आरोप यह लगाया गया था मादुरो के द्वारा कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के लिए ही अमेरिका ने वेनेजुएला में एक सैनिक भेजा। मादुरो का दावा था कि उसका मिशन वेनेजुएला के मुख्य हवाई अड्डे पर कब्जा करना था और मादुरो को अगवा करना था। दावा यह भी था कि वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर काम करता था। क्या ये तनाव ट्रंप के कार्यकाल में ही ज्यादा बड़ा है? ट्रंप से पहले अमेरिका के वेनेजुएला के साथ कैसे रिश्ते थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर वेनेजुएला और अमेरिकी करीबी दोस्त हुआ करते थे। 90s, 40s और 70s के दौर में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सपोर्टर था। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल के बिजनेस पर हावी थी। कोल्ड वॉर के दौरान भी वेनेजुएला ने अमेरिका का साथ दिया। 1990 में आकर तेल की कीमतें गिरने से आर्थिक संकट शुरू हुआ और फिर 1999 में हुगो शावेज राष्ट्रपति बने। शावेज ने खुलकर अमेरिका की आलोचना की, लेकिन वेनेजुएला के कुछ लोगों को शावेज की ये बातें रास नहीं आई। शावेज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। सेना के कुछ अधिकारियों ने शावेज को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया और उस समय बिजनेस फेडरेशन के प्रमुख पेड्रो कारमोना को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया। इसे एक असफल तख्तापलट कहा गया और माना यह गया कि इसमें अमेरिका का हाथ था। UN में शावेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को शैतान तक कह दिया और ये वो समय था जब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते दुश्मनी में तब्दील हो गए। 2013 में शावेज की मौत के बाद निकोलस राष्ट्रपति बने। हालात तब भी वैसे हैं जैसे आज हैं। भूखमरी, तेल की कीमतों में गिरावट, लाखों लोग वेनेजुएला छोड़कर भागने लगे हैं। 2015 में ओबामा की सरकार ने वेनेजुएला को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तक घोषित कर दिया और फिर 2017 में ट्रंप की सरकार आती है और ट्रंप ने मादुरो को तानाशाह कहा और उस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, उनके देश पर कई सारे प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला की इकोनॉमी को अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट से ही काट दिया और 2018 में जब वेनेजुएला में चुनाव हुआ और मादुरो जीते तो अमेरिका ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति की मान्यता दी और उसमें 50 से ज्यादा देशों ने अमेरिका का साथ दिया। इसके बाद 2020 में बाइडेन सरकार ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का केस दर्ज किया और $15 मिलियन का इनाम रखा। अब ट्रंप फिर से सत्ता में आए हैं और मादुरो के खिलाफ मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एजेंडा चला रहे हैं। पर क्या वेनेजुएला अकेला खड़ा है? उसके साथ कोई देश नहीं है? बिल्कुल नहीं। वेनेजुएला के साथ चीन और रूस जैसे देश हैं। ट्रंप की नोबेल प्राइज पाने की चाहत उन्हें अपने बाकी सहयोगी देशों से दूर करती जा रही है। इस सब में मलाई खा रहा है चीन। वेनेजुएला भी चीन से मदद मांग रहा है। कुल मिलाकर जो देश पहले अमेरिका के पास मदद के लिए जाया करते थे वो भी ट्रंप की नीतियों की वजह से चीन की ओर मुड़ते जा रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अपने पाले में नए देश जोड़ता जा रहा है और ट्रंप अपने देश में बस मागा का झंडा फहरा रहे हैं। अब मादुरो का साथ चीन और रूस कैसे दे रहे हैं वो जरा सुनिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हाल ही में एक इवेंट में चीन का जिक्र किया और ये इवेंट शिक्षा और वेनेजुएला के टीचर से रिलेटेड था। मादुरो इस इवेंट में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने रुककर अपना न्यू हुआवे फोन दिखाया। कहा कि यह फोन उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गिफ्ट किया है। मजाक में बोले कि वो इस फोन से सैटेलाइट के जरिए शी जिनपिंग से बातचीत भी करते हैं। फिर उन्होंने चीनी भाषा में नी हाओ माने कि हेलो और शिया शिया यानी कि थैंक यू कहकर माहौल थोड़ा हल्का कर दिया। 22 अगस्त को मादुरो ने वेनेजुएला में चीनी राजदूत लान हू से मुलाकात भी की।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो 2025 में चीन के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और एआई के प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस से काफी खुश हैं। पिछले साल ही जब चीन और वेनेजुएला के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों की 50वीं सालगिरह थी, लानहू ने अमेरिका की एक तरफा दबाव वाली नीतियों की आलोचना की। उनका कहना था कि अमेरिका की सख्ती के खिलाफ चीन और वेनेजुएला मिलकर देशों के हितों की रक्षा करते हैं, और इसके अलावा जैसे ही अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स वेनेजुएला की ओर भेजे तो चीन के विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि वो वेनेजुएला की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी कदम का विरोध करते हैं, पर हमेशा डिप्लोमेसी में रिश्ते यूं ही नहीं बनते, ये बनते हैं व्यापार और मुनाफे की वजह से। चीन वेनेजुएला को $3.45 बिलियन का सामान बेचता है, लेकिन वहां से सिर्फ $739 मिलियन का आयात करता है, यानी चीन को फायदा है। वेनेजुएला तेल एक्सपोर्ट करता है और चीन इसका बड़ा खरीदार है। दूसरी ओर अमेरिका का वेनेजुएला के साथ व्यापार घाटे का है। वो वेनेजुएला से $1.3 बिलियन ज्यादा सामान खरीदता है जितना वो बेचता है उससे। चीन वेनेजुएला को आर्थिक संकट से उभरने में मदद करता है। इसके अलावा वेनेजुएला और गुयाना के बीच एक विवादित इलाका है, एस्केविबो, जहां तेल के भंडार हैं। यहाँ अमेरिकी और चीनी कंपनियां तेल निकाल रही हैं, और इसलिए चीन के लिए वेनेजुएला के साथ रिश्ते बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी होता गया है चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से। रूस की भी यही कहानी है। दोनों देशों का इंटरेस्ट एक है, अमेरिका को पीछे छोड़ना। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है। रूसी कंपनियां जैसे कि रॉसनेफ्ट का वेनेजुएला के तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में बढ़िया स्टेक है। ऐसे में रूस को सस्ते दाम पर तेल मिलता है, और अमेरिका के बावजूद वो एनर्जी के मामले में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे है। जब अमेरिका और यूरोप ने मादुरो की सरकार के खिलाफ विपक्षी नेता गवाइडो को समर्थन दिया, तो रूस ने खुलकर मादुरो के साथ खड़े होकर कहा कि ये गैर कानूनी है। यूएन और कई मंचों पर रूस ही वो देश था जो वेनेजुएला की सरकार को मान्यता दिलाने की कोशिश करता रहा है। कुल मिलाकर रूस के लिए वेनेजुएला अमेरिका के पीछे के आंगन माने की लैटिन अमेरिका में मौजूद एक बड़ा सपोर्टर है। यानी अगर मादुरो प्रतिक्रिया ना दे और रूस चीन सीधे इसमें ना कूदे, तो इस तनाव का असर कम भी हो सकता है। हो सकता है कि ये अमेरिका के लिए अपनी डोमिनेंस दिखाने का जरिया हो, जिससे कहीं ना कहीं ट्रंप की ईगो सेटिस्फाई हो जाए, या फिर ट्रंप ऐसी किसी कार्रवाई के भूखे हो सकते हैं जो उनके डोमिनेंस और पावर को लैटिन अमेरिका में फिर से साबित करे। ट्रंप की साइकोलॉजी को समझना मुश्किल नहीं है। जंग रुकवाने की उनकी तमाम कोशिशों के अलावा उनके आसपास ऐसे कई कट्टरपंथी एडवाइजर हैं जो वेनेजुएला पर हमला करने जैसी सोच को हवा भी दे सकते हैं और ट्रंप को कह सकते हैं कि हमें हमला जरूर करना चाहिए। अब आगे अमेरिका क्या कदम उठाता है वो आपको राजदूत के आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव।